देशहित में अब बात करेंगे मिशन चंद्रयान की। श्रीहरिकोटा से सफल लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 इस वक्त चंद्रमा पर भारत का तिरंगा लहराने जा रहा है। आज इस मिशन की सफल शुरुआत हुई है और 40 दिनों के बाद चंद्रमा की सतह पर हमारा चंद्रयान उतरेगा। करीब 54 साल पहले चंद्रमा पर पहली बार इंसान ने कदम रखा था, पर इतने सालों के बाद भी मून के कई ऐसे सीक्रेट्स हैं जिसका जवाब अभी तक हमें नहीं मिला है और चंद्रयान 3 की मदद से चांद के कई सीक्रेट सामने आ सकते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। भारत की शान चंद्रयान 3 चांद फतह के लिए निकल चुका है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा का यह नजारा आज हर भारतीय को गर्व से भर देगा। दोपहर 2:35 पर इसरो का बाहुबली रॉकेट चंद्रयान को लेकर अंतरिक्ष की ओर बढ़ गया। लॉन्चिंग के 16 मिनट बाद चंद्रयान को रॉकेट ने ऑर्बिट में प्लेस कर दिया। अब अगले कुछ दिनों तक धरती के चक्कर लगाने के बाद चंद्रयान 3 चांद की ओर बढ़ेगा। सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है फिजिकल पार्किंग ऑर्बिट पर और बस 40 दिन बाद चांद हमारा होगा। Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. 2019 में चंद्रयान 2 का अधूरा सपना 2023 में पूरा होने जा रहा है। ये इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि 4 साल बाद हम फिर से चांद के अपने अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए निकल चुके हैं। चंद्रयान 3 को कम से कम समय में कम से कम लागत के अंदर तैयार कर देना और यही वजह थी कि भारत ने महज 600 करोड़ यानी दुनिया के अगर वैश्विक पैरामीटर्स को देखा जाए, उन पैमानों को देखा जाए तो उसके मुकाबले भारत ने बेहद किफायती दाम के अंदर चांद तक अपने हौसलों को भेजने के लिए चंद्रयान 3 को तैयार कर लिया। महज 4 साल का समय ये भारत के वैज्ञानिकों का हौसला ही था, उनका अटूट विश्वास ही था जिसकी बदौलत भारत ने इस मिशन को तैयार किया। कुल मिलाकर भारत का तीसरा मून मिशन शानदार तरीके से शुरू हो चुका है, लेकिन लॉन्चिंग से पहले श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में एक खामोशी थी। सब कुछ उम्मीदों के मुताबिक होने के बाद वैज्ञानिकों ने एक दूसरे को बधाई दी। The launch has also added a feather in the cap of LVM-3 rocket. You can watch the jubilant congratulatory gestures of ISRO scientists in the Mission Control Center by Secretary TOS Chairman ISRO. आइए अब आपको चंद्रयान मिशन के बारे में भी बताते हैं। दरअसल चंद्रयान 3 चांद के उस हिस्से में जाने वाला है जहां आज तक कोई नहीं गया। इस हिस्से को लूनर साउथ पोल कहते हैं। यहां पानी और दूसरी चीजों के होने के काफी चांस हैं। चंद्रयान 3 लूनर साउथ पोल पर पानी और खनिज की तलाश करेगा। इसके साथ उस क्षेत्र में मौजूद मिट्टी और धूल का भी परीक्षण होगा। पिछली बार की कमियों से सीखकर इस बार चंद्रयान 3 में कई बदलाव भी किए गए हैं। इस बार इसरो ने चंद्रयान में लगभग 21 बदलाव किए हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का दायरा भी बढ़ाया गया है। इसके साथ ही वैकल्पिक लैंडिंग की व्यवस्था भी की गई है। चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 के मुकाबले ईंधन की मात्रा भी ज्यादा होगी। इतने सारे बदलाव चंद्रयान 3 की सफलता की पूरी गारंटी माने जा रहे हैं। अब लॉन्चिंग के बाद देश के हर कोने से इसरो को बधाइयां मिल रही हैं। चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिखा। ये हर भारतीय के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर उठाते हुए ऊंची उड़ान भरता है। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं उनकी भावना और प्रतिभा को सलाम करता हूँ। इन बधाइयों के बीच इसरो अभी भी अपने मिशन में लगा हुआ है। लॉन्चिंग के बाद अब असली टेस्ट 23 अगस्त को होगा, जब चंद्रयान चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए उतरेगा। लेकिन इसरो की तैयारी को देखते हुए देश पूरी तरह आश्वस्त है कि 40 दिन बाद चांद हमारा होगा। प्रणय उपाध्याय, जी मीडिया, श्रीहरिकोटा। और आज का दिन भारत के लिए गर्व के कई क्षण लेकर आया है। देशहित में सबसे पहले हम आपको गर्व की 3 तस्वीरें दिखाएंगे। गर्व की पहली तस्वीर फ्रांस के पेरिस में दिखी।
जहां पर भारत की तीनों सेनाएं मित्र देश के नेशनल डे समारोह में मार्च पास्ट करती नजर आई और भारतीय वायुसेना के रफाल लड़ाकू विमानों ने पेरिस में फ्रांसीसी वायुसेना के साथ फ्लाई पास्ट किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी हिंदी में ट्वीट करते हुए इसका आभार जताया। गर्व की दूसरी तस्वीर पेरिस से 7,760 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से आई, जहां से भारत के चंद्रयान 3 को लेकर निकले LVM-3 रॉकेट ने सफलतापूर्वक चंद्रयान को ऑर्बिट में प्लेस कर दिया है। अब 23 अगस्त को चंद्रयान चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ये अंतरिक्ष में भारत की लंबी छलांग होगी। और अब आपको दिखाते हैं गर्व की तीसरी तस्वीर। ये तीसरी तस्वीर भी पेरिस से आई, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। ये पूरे हिंदुस्तान का सम्मान है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं फ्रांस के नेशनल डे पर भारतीय सेना के पराक्रम की तस्वीरें। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की दोस्ती की तस्वीरें। आज फ्रांस के नेशनल डे पर भारत की तीनों सेनाओं ने फ्रांस की सेनाओं के साथ दोस्ती वाला कदम ताल किया। आज पेरिस के आसमान में हुए फ्लाई पास्ट में भारतीय वायुसेना के रफाल लड़ाकू विमानों को देखकर मैक्रों और मोदी दोनों गर्व से भर गए। मैक्रों ने भारतीय सेनाओं की तारीफ की और नेशनल डे के जश्न को भारत और फ्रांस की दोस्ती के जश्न की तरह सेलिब्रेट किया। राजधानी पेरिस में दुनिया की महाशक्ति फ्रांस के नेशनल डे का जश्न। और इस जश्न को और जानदार बनाया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की तीनों सेनाओं की मौजूदगी ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दुनिया 14 जुलाई के दिन फ्रांस की आन बान शान को इससे पहले हर साल देखती रही है, लेकिन इस बार इस आन बान शान में 4 चांद लगाया दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हिंदुस्तान की दोस्ती की ताकत है। नेशनल डे परेड समारोहों में सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों के फ्लाई पास्ट से पहले फ्रांस के अल्फा जेट्स के 9 विमानों की एरोबिक्स टीम की एंट्री हुई और आसमान फ्रांस के झंडे के रंग से रंग गया। और इसके ठीक बाद फ्लाई पास्ट करते नजर आए 4 रफाल लड़ाकू विमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगाहें आसमान की तरफ उठ गईं। वो दोनों हाथों से तालियां बजा रहे थे। और उनके दोस्त फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इन 4 रफाल विमानों की एंट्री के बाद गर्व से भरे हुए अपने मित्र नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया को देख रहे थे। इनमें से 3 रफाल लड़ाकू विमान इंडियन एयरफोर्स के और 1 फ्रांसीसी वायुसेना का था। गर्व करने वाली बात यह है कि 4 लड़ाकू विमानों के इस दस्ते को भारतीय पायलट लीड कर रहे थे। सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगा कि हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि हम रफाल्स को फिर से फ्रांस लेकर आए हैं, जो कि ऑलरेडी इसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन है। फ्रांस से भारत आया रफाल आज फ्रांस की नेशनल डे परेड में फ्लाई पास कर रहा था। बातें हो रही हैं कि भारतीय रफाल लड़ाकू विमानों ने अपने ननिहाल में पराक्रमी प्रदर्शन किया। शायद यही वजह है आसमान में लड़ाकू विमानों की ताकत देखकर मोदी और मैक्रों दोनों प्राउड फील कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही गौरव का विषय है हमारे लिए, मेरे लिए और मेरे सभी टीम मेंबर्स के लिए। ये बहुत ही गौरव का विषय है दैट वी आर पार्ट ऑफ दिस प्रेस्टिजियस इवेंट। इसके बाद आसमान में एक के बाद एक फ्रांसीसी वायुसेना की ताकत दिखाई देती रही। मैक्रो खुद इसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को देते रहे। फ्रांस ने अपनी नेशनल डे परेड में लगभग सभी ताकतवर हथियार दिखाए, लेकिन भारतीयों के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे खास क्षण था जब भारत की आन बान शान हिंद की सेनाओं ने नेशनल डे परेड में एंट्री की। भारत की तीनों सेनाओं की एंट्री के साथ मोदी के साथ साथ मैक्रो भी जगह से खड़े हो गए।
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन बज रही थी। हिंद की सेनाएं फ्रांस के कर्तव्य पथ से निकल रही थी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती के इस कदमताल को देख रहे थे। नेशनल डे परेड में शामिल भारतीय सेनाओं में सबसे आगे थल सेना थी, जिसकी अगुवाई भारतीय सेना की सबसे पुरानी पंजाब रेजिमेंट कर रही थी। फ्रांस के नेता तालियां बजाते रहे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सेनाओं की सलामी दी। पंजाब रेजिमेंट का फ्रांस से भी खास रिश्ता है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी भी पेरिस में कर चुके हैं। जिन रेजिमेंट से उन जवानों ने, उस रेजिमेंट के जवानों ने यहां युद्ध में हिस्सा लिया, उन्हीं में से एक पंजाब रेजिमेंट कल यहां नेशनल डे परेड में हिस्सा लेने जा रहा है। पंजाब रेजिमेंट के ठीक पीछे भारतीय नौसेना का मार्चिंग दस्ता था, जिसे लीड कर रहे थे कमांडर ब्रत बघेल। इसके ठीक पीछे भारतीय वायुसेना का मार्चिंग दस्ता था, जिसे लीड कर रही थी स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी। पेरिस में ये भारत की नारी शक्ति का दम था। परेड से ठीक पहले स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी का आत्मविश्वास आपको उनकी बातों में भी नजर आया। Ready for taking on any contingency that we might have. Contingency plans भी हमारे डिसाइड कर रहे हैं अभी, and we are all set. हमारी वार्म अप हो चुकी है and ड्रेस डिपो वगैरह चेक हो चुके हैं। स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी की कदमताल को देखकर भारतीयों के साथ साथ फ्रांस के नेता भी रोमांचित थे। इस परेड के बाद राष्ट्रपति मैक्रो ने प्रधानमंत्री मोदी से फ्रांस के वेटरन कमांडरों की मुलाकात भी करवाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति मैक्रो की मुलाकात पेरिस में हिंद के सेना के उन जाबाजों से करवाई, जिन्होंने फ्रांस की नेशनल डे परेड में अपने पराक्रम से 4 चांद लगाए। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। ये हिंदुस्तान का भी सम्मान था। फ्रांस और भारत की दोस्ती के लिए ये क्षण ऐतिहासिक था। राष्ट्रपति मैक्रो ने हिंदी में ट्वीट करके लिखा, भारत और फ्रांस 25 साल की रणनीतिक साझेदारी तथा विश्वास और दोस्ती के सदैव मजबूत गठबंधन का जश्न मना रहे हैं। प्रिय नरेंद्र मोदी, पेरिस में हार्दिक स्वागत। यानी मैक्रो ने अपने नेशनल डे परेड समारोह के जश्न को भारत फ्रांस दोस्ती को समर्पित कर दिया और जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस को दिल की गहराइयों से धन्यवाद दिया। भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी है और साल दर साल ये साझेदारी, ये दोस्ती बढ़ती ही जा रही है। पेरिस से भले ही दिल्ली की दूरी करीब 6,500 किलोमीटर हो, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों के बीच यह दूरी ना के बराबर है और हर मुश्किल वक्त में भारत फ्रांस एक साथ खड़े नजर आते हैं। मामला चाहे कूटनीतिक हो, डिफेंस से जुड़ा हो या फिर आतंक के खिलाफ, देश आप एक साथ दिखाई देंगे। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, पेरिस, फ्रांस। तो फ्रांस के बास्टिल डे परेड के दिन भारत की भी ताकत देखने को मिली। दोस्ती, सम्मान, भरोसा, दो देशों के बीच ये 3 शब्द रिश्तों की दशा और दिशा तय करते हैं। फ्रांस से आ रही तस्वीरों को देखकर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि मोदी मैक्रो की दोस्ती इसी फॉर्मूले पर चल रही है और इस मित्रता की बुनियाद वर्षों पहले रखी गई थी। भारत और फ्रांस की दोस्ती डिफेंस, स्पेस, परमाणु ऊर्जा और ट्रेड की मजबूत नींव की मदद से साझेदारी में बदल चुकी है। कश्मीर में धारा 370 हटाने का फैसला हो या हाफिज सईद जैसे आतंकी पर बैन लगाने का प्रस्ताव, फ्रांस ने बिना किसी शर्त हमारा साथ दिया है। यानी फ्रांस आतंक के मुद्दे पर भारत की चिंता को समझता है और इस पूरे मामले में हमारा साथ भी देता है। आज से 25 साल पहले जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किए थे, तब फ्रांस उन गिनती के पश्चिमी देशों में शामिल था जिसने हमारा साथ दिया। दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सिर्फ 25 साल बीते हैं, लेकिन पिछले 70 वर्षों में भारत ने 5 बार फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रांस से खरीदे हैं। इस बार भी रफाल डील होने की संभावना है और ऐसी डील्स तभी होती हैं जब आपको दूसरे देश पर 100% यकीन हो, 100% भरोसा हो। बढ़ेंगे आगे और देश हित में अगली अहम खबर आपको दिखाएं, क्योंकि आने वाले 24 घंटे दिल्ली के लिए अहम है। राजधानी पर इस वक्त कितना खतरा है, इस पर देखिए हमारी स्पेशल कवरेज, दिल्ली का जल दर्शन।
लाल किला मुगल काल वाला। मेट्रो ट्रेन से जलमग्न दिल्ली देखो। राजघाट शांतिवन में लबालब पानी। सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचा पानी। डूब रहा मजनू का टीला। यमुना बाजार का नजारा देखो। गई दिल्ली पानी में। कर लो दिल्ली के जल दर्शन। दिल्ली के गले तक पानी आ गया है, मानो जैसे दिल्ली डूब रही है। लाल किला जैसे दिल्ली की ऐतिहासिक धरोहर हो या बापू की समाधि से गुजरने वाली सड़क, सुप्रीम कोर्ट हो या आईटीओ, जहां तक घूमो दिल्ली में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। आज हम आपको दिल्ली के वो जल दर्शन कराएंगे जो आज से पहले आपने नहीं देखे होंगे। हालात ठीक नहीं है। दिल्ली घूमने के लिए दुनिया जहान से रोजाना लाखों लोग आते हैं। दिल्ली में स्कूल दफ्तर के लिए रोजाना लाखों लोग दौड़ लगाते हैं। दिल्ली सुबह से शाम तक चलती है बिना रुके, बिना थके। लेकिन पिछले 3 दिनों से दिल्ली दरिया बन गई है। दिल्ली मेट्रो से सफर करने वालों की संख्या अचानक बढ़ गई है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के लाल किला। आज लाल किले की दीवारों तक पानी पहुंच गया है। सड़कें डूब गई हैं, मानो लाल किले पर पानी ने धावा बोल दिया हो। आपको बता दें कि कभी मुगल काल में भी इसी तरह से यमुना का पानी लाल किले की दीवार से सटकर बहता था। आम जनता के लिए आज लाल किले पर ताला लगा है। आपको बता दें कि हथनी कुंड बैराज का पानी छोड़े जाने के बाद से ही दिल्ली के कई इलाकों में हाहाकारी पानी घुस आया है। यमुना नदी में आए उफान से जल स्तर 208.38 मीटर तक पहुंच गया। कश्मीरी गेट के बस अड्डे से यात्रियों को एक से दूसरे राज्य ले जाने वाली बसों की जगह फिलहाल पानी ने ले रखी है। लाल किले से कुछ आगे रिंग रोड की ओर बढ़ने पर शांतिवन और राजघाट के पास भी लबालब पानी भरा हुआ है। आईटी की तरफ जाने वाली जो भी सड़कें हैं इस वक्त वो पानी में डूब गई हैं और कई जगह काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। और ऐसी स्थिति में जहां एक तरफ ट्रैफिक को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, लोगों से कहा जा रहा है कि वो आईटीओ की तरफ ना जाएं। वहीं पर जो सबसे बड़ी चिंता की बात है कि यमुना के इस लेवल को, जो ये वाटर का जो फ्लो है, इसको अगर रोका नहीं गया तो स्थितियां आईटीओ पर और ख़राब होने वाली हैं। हम जब आगे बढ़ते हैं तो राजघाट पर बापू की समाधि के पास तक बाढ़ का पानी पहुंचा हुआ देख सकते हैं। यहाँ पानी का बहाव काफी तेज है। वहीं राजघाट में बाढ़ के पानी में डूबी सड़क में सांप भी देखा गया। दिल्ली के यमुना बाजार से जीटी रोड तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। यहाँ गाड़ियां रैंक कर चल रही हैं, जबकि आम लोग बेहाल हैं। हालत यह है कि लोगों को रेस्क्यू करने के लिए राहत बचाव दल को नाव चलानी पड़ रही है। ये है आईटीओ यानी इनकम टैक्स ऑफिस। सड़कों पर यहाँ लोगों को अक्सर ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ता है, लेकिन यहाँ आज जाम नहीं है। गाड़ियों की जगह पानी ने ले रखी है। चिंता की बात यह है कि यहाँ फ्लड वाटर रेगुलेटर भी खराब है, जिस वजह से हालात गंभीर हो गए हैं। हालात इतने खराब हैं कि दिल्ली के एलजी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी अपने मंत्रियों के साथ यहाँ जायजा लेने आना पड़ा। देश की सर्वोच्च अदालत के बाहर भी मानो सैलाब आ गया हो। आप ये तस्वीरें देख अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली की हालत फिलहाल कैसी है। सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पानी आ पहुंचा है। सिविल लाइन पर भी कमर तक पानी लबालब भरा है। लोगों को सुबह से ही मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ये हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के सिविल लाइंस का इलाका। ये बेला रोड है, जहां पर पिछले 2 दिन से पानी भरा हुआ है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर लोगों ने पार करने के लिए सड़क को ये रस्सा बांध रखा है और इस रस्से में तैर कर, इस रस्से के सहारे चल कर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पीछे की ओर घर बने हैं, कई दफ्तर बने हुए हैं और सामान ले जाने के लिए या अंदर से सामान लाने के लिए इसी तरह से लोग जो हैं इस रस्से का सहारा ले रहे हैं। जबकि दरियागंज में भी स्कूल, आश्रम और मस्जिद में पानी घुस आया है। मजनू का टीला के पास रिफ्यूजी कैंप में भी पानी भर आया है। 3 दिन से सड़कों पर ही लोगों को रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मजनू का टीला के पास की। दरअसल ये वो जगह है जहां पर पाकिस्तानी हिंदू जो शरणार्थी हैं उनका कैंप है, और इस समय सड़क पर आप देखेंगे कि तमाम वो लोग जिनका घर यमुना के ठीक बगल में ये कैंप चुकी है, तो लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए हैं और पिछले तकरीबन 3 दिन से इसी स्थिति में रह रहे हैं। बाहर ही बैठ के खाना पीना सारा सामान जो है वो लोग घरों से निकालकर बाहर लेकर आए हैं। जबकि लोहे का पुल पहले से ही जलमग्न है। निगम बोध घाट से भी दिख रही तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ सब डूबा हुआ है। जैतपुर से आई बाढ़ के एरियल तस्वीरें डराने के लिए काफी हैं। यहाँ बाढ़ के पानी में घर डूबे दिखाई दे रहे हैं। 12 जुलाई से अब तक एनडीआरएफ 300 लोगों को सुरक्षित निकाल चुकी है। 150 जानवरों को भी जान बचाई गई है। आपको बता दें कि यमुना के पास धारा 144 लगा दी गई है, जबकि 16 जुलाई तक स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हालात इस वक्त कैसे हैं आपने देखा, और आने वाले 24 घंटे दिल्ली के लिए मुश्किल हो सकते हैं, काफी अहम माने जा रहे हैं। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का बयान आया है। बाढ़ पर सियासत ठीक नहीं है, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले पर दिल्ली में जो स्थिति बनी हुई है इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बीजेपी वाले मुझे गाली दे रहे हैं, केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया, गाली से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कल से देख रहा हूँ हमें गाली दे रहे हैं, वो देते रहे गाली, गाली देने में क्या रखा है। इस टाइम तो ये है, ये तो ऐसी क्राइसिस है जिसमें इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। एक दूसरे को गालियां देने से कोई फायदा नहीं है। पर मैं देख रहा हूँ सुबह से वो कल से बीजेपी वाले मेरे को गाली दे रहे हैं, दे लेंगे गाली, अपने को क्या दिल्ली का। तो दिल्ली से सटे नोएडा में भी अब इसका असर दिखना शुरू हो गया है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। यमुना के उफान से नोएडा में भी संकट बढ़ता जा रहा है। नोएडा के कई इलाकों में यमुना का पानी घुसने से कई इलाके पानी में डूब गए हैं। सेक्टर 135 में कई फीट तक पानी भर गया है। ये आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। दिल्ली में तो देखिए किस तरह से कई इलाके ऐसे हैं जो जलमग्न नजर आ रहे हैं, लेकिन नोएडा में भी स्थिति खराब होती जा रही है। नोएडा में भी अब इसका असर दिखना शुरू हो गया है। यमुना का रौद्र रूप दिख रहा है और उफनती लहरें किस तरह से देखिए दिल्ली को डुबा रही हैं। तस्वीरों के माध्यम से लगातार आपको हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब असर नोएडा में भी दिख रहा है। नोएडा में भी संकट बढ़ता जा रहा है। यमुना के उफान से नोएडा में भी संकट नजर आ रहा है। नोएडा के कई इलाकों में यमुना का पानी घुस गया है और इसकी वजह से कई इलाके पानी में डूब गए हैं। खासतौर पर सेक्टर 135 में कई फीट तक पानी भर गया है। यानी कि अब नोएडा में भी जो लोग रह रहे हैं, खासतौर पर इस इलाके में सेक्टर 135 के पास जहां पर कई फीट तक पानी भर गया है, वहां लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली के कई हिस्से इसी तरह से पानी में डूबे हुए हैं और अब ये संकट नोएडा में भी दिख रहा है। देखिए नोएडा में किस तरह से पानी भर गया है। सेक्टर 135 में हालात काफी खराब हो गए हैं। जी न्यूज़।